हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? अपने अपने घरों पे अच्छे से हैं या नहीं है? और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बस ऐसे टाइम पास हो रहा है आपका? ठीक है, तो अच्छे से क्लास लो, अच्छे से पढ़ाई करो। आज देखिए हमारी यूनिट 4 चल रही थी। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर को क्या कहते हैं हिंदी में? पादप रेशे। ठीक है, देखो रेशे वो है प्लांट के वो भाग जो कि पादप को मजबूती प्रदान करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे कि पादपों में उपस्थित दृढ़ोदकीय कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्लांट फाइबर कहलाती हैं। आपने दृढ़ोदकीय ऊतक पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा को दृढ़ोदकीय बोलते हैं हिंदी में। दृढ़ोदकीय मतलब ऐसी चीजें या ऐसे फाइबर जो कि प्लांट को क्या देते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, कठोरता प्रदान करते हैं। तो पादपों में उपस्थित दृढ़ोदकीय कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? आपकी पादप रेशे कहलाती हैं, जो कि कहाँ पाई जाती हैं? तने में, पत्तियों में, या फिर आपके संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम में उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन पादप रेशों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर। देखिए उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके के रेशे होते हैं। एक तो होते हैं जाइलम से प्राप्त फाइबर, मतलब ऐसे रेशे जो किससे प्राप्त किए जाते हैं? जाइलम की कोशिकाओं से। उन्हें क्या कहते हैं? जाइलम से प्राप्त फाइबर। और दूसरे आते हैं जाइलम बाह्य फाइबर, मतलब जाइलम के अलावा पादप के अन्य भागों जैसे पत्तियां या फ्लोएम से प्राप्त रेशों को क्या बोलते हैं? जाइलम बाह्य फाइबर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर के बाद आता है संरचना के आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर सबसे पहला आता है मृदु। मृदु मतलब कोमल, या इसका दूसरा नाम है बास्ट फाइबर। बास्ट मतलब होता है फ्लोएम, फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं। ऐसे रेशे जो किससे प्राप्त होते हैं? फ्लोएम में उपस्थित होते हैं। और फ्लोएम की भी कौन से भाग में? उनकी दृढ़ोदकीय कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे किसमें पाए जाते हैं? आपके जूट में। दूसरा आता है कठोर फाइबर। एक बीजपत्री पादपों के संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम में ये उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इनकी कोशिका भित्ति पर किसका निक्षेपण पाया जाता है? लिग्निन का। इसलिए ये कैसे होते हैं? कठोर फाइबर होते हैं। एग्जाम्पल है आपका पाइनएप्पल। तीसरा आता है बहिस्तरीय सतही। ऐसे फाइबर जो पत्तियां, फल एवं बीजों की कहाँ मिलते हैं? सतह पर पाए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? बहिस्तरीय सतही फाइबर। एग्जाम्पल आपका क्या आ गया? कॉटन। ठीक है, अब देखिए संरचना के बाद आता है व्यावसायिक उपयोग के आधार पर। तो व्यावसायिक उपयोग के आधार पर पहले आते हैं वस्त्र फाइबर। ऐसे फाइबर जिनका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वस्त्र फाइबर कहते हैं, जैसे कि कपास और एक आपका जूट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रश फाइबर। ऐसे फाइबर जिनका उपयोग झाड़ू, टोकरी या ब्रश बनाने में किया जाता है उन्हें ब्रश फाइबर कहते हैं, जैसे कि पाम एवं जौ से प्राप्त फाइबर। तीसरा आता है फिलिंग फाइबर। ऐसे फाइबर जिनका उपयोग तकिया, गद्दे आदि को भरने में किया जाता है, जैसे कपास, जूट एवं नारियल के फाइबर। पेपर फाइबर। ऐसे फाइबर जो कि पाइनस से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग पेपर बोर्ड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बुनाई फाइबर। ऐसे फाइबर जो बांस व खसखस की जड़ों से प्राप्त किए जाते हैं और इनका उपयोग किसमें करते हैं? अपन चटाई बनाने में किया जाता है। तो ये था आपका वर्गीकरण फाइबर्स का 3 प्रकार का, उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर और व्यावसायिक उपयोग के आधार पर। अब देखिए सबसे पहला प्लांट फाइबर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कॉटन। ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन में देखिए कॉटन जो है उसका बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम स्पीसीज। ठीक है, और ये किस फैमिली में आता है? आपका सोलेनेसी। कॉटन सोलेनेसी में नहीं, मालवेसी में आता है। गलती से लिख दिया, ये मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें। तो कॉटन जो है आपका वो क्या है? गॉसिपियम स्पीसीज। और कौन सी फैमिली में आता है? ये मालवेसी। इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखो कॉटन की कुछ स्पीसीज, गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम। ये पेपर में पूछ सकते हैं कि कॉटन की या फिर आपकी कपास की कोई दो किस्मों के नाम बताइए। कॉटन मतलब कपास, ठीक है। अब देखो इसके कपास के उत्पादन में एशिया जो है वो प्रथम स्थान पर है, जबकि अमेरिका कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर। इसके आप वानस्पतिक लक्षण देखते हैं। इसका प्लांट जो है वो लगभग 0.6 से 2 मीटर लंबा होता है, एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय हो सकता है। द्विबीजपत्री पादप में तो कैसी फूल पाई जाती है? मूसला फूल पाई जाती है। पुष्प कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। फल क्या होता है? कैप्सूल होता है, जिसमें कि अंडाकार, सफेद और चमकदार क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो बीज का बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल मतलब टेस्टा, उस बाह्य बीज चोल की अधिचर्म से मतलब एपिडर्मिस कोशिकाओं से एक रेशेदार, एक नहीं दो रेशेदार अतिवृत्तियां या आउटग्रोथ निकलती हैं, ठीक है, जिनमें से पहली आपकी आती है लिंट या स्टेपल। क्या बोलते हैं? लिंट या स्टेपल। लिंट या स्टेपल कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, सफेद रंग के और मोटे रेशे होते हैं, जिनसे रुई प्राप्त की जाती है। और दूसरे आते हैं आपके लिंटर्स या फज। ये बीज से संलग्न सूक्ष्म रेशे होते हैं, जिनका कोई भी आर्थिक महत्व नहीं होता। मोस्टली लिंटर्स का उपयोग कुशन्स हैं, आपके गद्दे हैं, उनको भरने में कर सकते हैं। वैसे इनका जैसे लिंट से रुई मिलती है, तो लिंटर से ऐसा कुछ पदार्थ नहीं पाया जाता। तो ये कॉटन था, गॉसिपियम स्पीसीज, मालवेसी फुल, ये उसकी 4 स्पीसीज हो गई। ये उसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स हो गए, और एक हो गया जो उसके अधिचर्म पर मिलता है लिंट, और दूसरा क्या हो गया आपका? लिंटर्स। आगे देखिए इसका कल्टीवेशन या इसकी कृषि। तो कॉटन की कृषि करने के लिए या इसकी खेती करने के लिए गर्म व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए 60 से 85 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसकी कुछ किस्म। कृष्णा, महालक्ष्मी, वारालक्ष्मी, अमरावती किस्म भी आती है पेपर में, 1-2 नंबर के क्वेश्चन में, कि कॉटन की कोई, कॉटन या जूट की कोई 2 किस्म के बारे में लिखी, किस्मों के नाम लिखी, बारे में नहीं, नाम आता है केवल। फिर आता है उपयोग। उपयोग देखिए, कपड़ा जो मिलें होती है, कपड़ों के कारखाने, वो इस रुई या फाइबर को किस में परिवर्तित कर देती हैं? यार्न में परिवर्तित कर देती हैं। और इस यार्न का उपयोग किसमें करते हैं? अपन कपड़ा बनाने में किया जाता है। अस्पतालों में घाव की ड्रेसिंग करने के लिए भी कीटाणुनाशक रुई काम में आती है, सबको पता है। बीजों के मतलब जो कॉटन है उनके बीजों को क्या बोलते हैं? बिनोला। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन के बीजों को क्या बोलते हैं? बिनोला बोलते हैं, जिसका उपयोग खाद्य तेल रिफाइंड प्राप्त किया जाता है। साथ ही बिनोला का उपयोग खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में, या पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने में भी किया जाता है। अभी हमने लिंटर्स पढ़ा था, तो लिंटर्स जो है वो इस सूक्ष्म अतिवृत्ति होती है, जिसका उपयोग तकिया या गद्दे भरने में किया जाता है। तो ये थे कॉटन का उपयोग और कॉटन का कल्टीवेशन। अब देखिए कपास के बाद आता है दूसरा प्लांट आपका जूट। जूट का बॉटनिकल नेम होता है कोरकोरस कैप्सुलेरेस, और इसकी फैमिली होती है आपकी टिलिएसी, ठीक है। वानस्पतिक लक्षण देखिए, इसका प्लांट 3 से 6 मीटर लंबा, 1 वर्षीय, झाड़ीनुमा होता है, और फल कौन सा मिलता है? कैप्सूल। कैप्सूल फल मिलता है, जो जिसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 5 कोष्ठ पाए जाते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ में अनेक क्या मिलते हैं? बीज मिलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका कल्टीवेशन। जूट जो है वो एक रबी की फसल है, साथ ही साथ एक क्रॉपिंग सिस्टम आता है। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक क्रम में लगाया जाता है, ठीक है, उसको चक्रीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जूट है उसको चावल या दालों के साथ चक्रीकरण के रूप में लगाया जाता है, जैसे कि जूट, धान, गेहूं, इनको एक साथ एक ही खेत में, ठीक है, जूट या फिर मूंग
या जूट, धान और सरसों इस क्रम में लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, चक्रीकरण। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जूट के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, 24 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 160 से 240 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। अब देखो इसकी किस्म है इसकी सब्ज सोना, श्यामली, वासुदेव, IRC 1108। ये किसकी किस्म है, जूट की। अब देखो यूजेस, जूट का उपयोग चटाई, दरी, बैग बनाने में करते हैं अपन। रस्सी या क्राफ्ट की वस्तुएं मतलब सजावटी वस्तुएं, हार्डबोर्ड, पेपर या फिर इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये थे हमारे प्लांट फाइबर जो दो आपके कोर्स में, एक तो आपकी कॉटन और दूसरा आपका क्या है, जूट। अब देखिए प्लांट फाइबर के बाद दूसरा चैप्टर आता है यूनिट 4 में ही आपका वुड, या फिर नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा तो नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए प्लांट फाइबर के बाद वुड या कास्ट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। कास्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है ईंधन कास्ट, ऐसी ही लकड़ी जिसका उपयोग जलाने के लिए किया जाता है, भोजन बनाने के लिए, ठीक है। तो जिसका उपयोग जलाने के लिए किया जाता है उसको ईंधन कास्ट कहते हैं, जैसे कि आपकी पॉपुलर वुड, ठीक है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वुड आती है वो आती है हमारी टिम्बर कास्ट। पादपों में उपस्थित द्वितीयक जाइलम को ही अपन क्या बोलते हैं, टिम्बर कास्ट बोलते हैं। आप सब लोग पढ़ के आए कि प्लांट में दो तरीके की वृद्धि होती है, एक होती है प्राथमिक वृद्धि, एक होती है द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि वो होती है जहां प्लांट में जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, और द्वितीयक वृद्धि के दौरान प्लांट में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान पादप में उपस्थित द्वितीयक जाइलम को ही क्या कहते हैं, अपन टिम्बर कास्ट कहते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म पादपों में और एंजियोस्पर्म पादपों के द्विबीजपत्री पादपों से प्राप्त होती है। देखो एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये केवल किसमें मिलती है, द्विबीजपत्री पादपों में। क्यों, क्योंकि द्वितीयक ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी जाइलम केवल किसमें बनता है, द्विबीजपत्री पादपों में, ना कि एक बीजपत्री पादपों, ठीक है। साथ ही साथ जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती है, पतली होती है, हार्ड नहीं होती, इसलिए वो कास्ट के रूप में काम नहीं करती। जबकि द्वितीयक जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती हैं, अत्यंत मोटी भित्ति युक्त होती हैं और अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं, इसलिए द्वितीयक जाइलम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, टिम्बर कास्ट के रूप में, ठीक है। अब देखो एक चीज आप पढ़ के आए कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक ऊतक की परत पाई जाती है जिसको अपन कैम्बियम कहते हैं, और ये कैम्बियम ही आगे जाकर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में मदद करती है। तो देखो जाइलम का, ये सेकेंडरी जाइलम का वह भाग जो कि इस कैम्बियम के पास उपस्थित होता है और साथ ही साथ कैसा होता है, सक्रिय होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं, रसदारू या सैपवुड बोलते हैं। देखो जो जाइलम है उसको अपन दारू भी कहते हैं, ठीक है। ये पीने वाली दारू नहीं है, अल्कोहल नहीं है, ये दारू है, वर्ड है। ये सोचो इसको अल्कोहल भी कहते हैं, तो अल्कोहल नहीं कहते, दारू कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और दूसरा वो भाग, जाइलम का वह भाग जो कि कैम्बियम से कहाँ रहता है, दूर रहता है, दूरस्थ रहता है, और कैसा होता है, कार्य की दृष्टि से सक्रिय नहीं होता है या असक्रिय होता है, उसे क्या बोलते हैं, अंतः कास्ट या हार्डवुड, ठीक है। तो जाइलम का वह भाग जो कैम्बियम के पास होगा, सक्रिय होगा, उसको सैपवुड, और जो दूरस्थ होगा, क्रियाशील नहीं होगा, उसको अंतः कास्ट कहते हैं। अब देखिए कास्ट के गुण, कि कास्ट में कौन कौन से लाक्षणिक गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आता है यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण में सबसे पहले आता है आपका सामर्थ्य। सामर्थ्य का क्या मतलब होता है, ऐसी कास्ट जब भी उस पर बाह्य बल लगाया जाए और वो बाह्य बल का क्या करे, प्रतिरोध करे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बाह्य बल लगा रहे वो पिचक जाए आसानी से, वो आसानी से नहीं पिचकेगी। भले ही लकड़ी को आप अपना बल, पूरा बल लगा के देख लेना, लकड़ी में कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ पाया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है लचकता। तो लकड़ी या कास्ट में क्या पाए जाते हैं, वायु स्थान यदि पाए जाते हैं, एयर सैक्स मिलते हैं,
तो वायु स्थानों के कारण ही कैसी होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर आता है सैर आर्द्रता या एयर आर्द्रता। ये होता क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि कास्ट का मतलब जाइलम, और जाइलम के अंदर क्या पाई जाती है, वाहिकाएं। ये अपन पढ़ चुके हैं। वाहिकाएं मतलब आपकी वेसल्स, और ट्रैकिड्स को क्या बोलते हैं, वाहिकाएं। ठीक है, तो यदि कास्ट के जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाओं में क्या मिले, छिद्र मिले, यदि वहां छिद्र उपस्थित है तब तो उनको क्या कहेंगे, सैर आर्द्रता या सैर आर्द्र कास्ट। और यदि वाहिकाओं में छिद्र क्या हो, अनुपस्थित हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अआर्द्रता कास्ट। ठीक है, अब देखो सैर आर्द्रता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है विस्तृत सैर आर्द्रता और एक होती है वलयिक सैर आर्द्रता। विस्तृत सैर आर्द्रता मतलब ऐसी कास्ट जिसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं, देखो छिद्र तो होंगे क्योंकि सैर आर्द्र है, वाहिकाएं कैसी होती हैं, विस्तृत अवस्था में पाई जाती हैं और एक समान व्यास की होती है, जैसे कि शीशम। और वलयिक के अंतर्गत ऐसी सैर आर्द्र कास्ट जिसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं वलय के रूप में या गोलाकार होती हैं और विभिन्न व्यास वाली होती है। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, सागवान। तो ये है आपकी कास्ट के यांत्रिक गुण। आगे देखिए, ये है कास्ट के अयांत्रिक गुण। सबसे पहले आता है गंध। मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं यदि उनमें क्या पाए जाते हैं, वाष्पशील तेल या वॉलेटाइल ऑयल, तो वाष्पशील तेल की उपस्थिति के कारण उनमें क्या उपस्थित होती है, गंध। ठीक है, ये स्मेल। फिर आता है रंग। विभिन्न प्रकार की कास्ट भिन्न भिन्न रंगों को प्रदर्शित करती है। फिर आता है चिरस्थायिता, स्टेबिलिटी। कास्ट के अंदर जीवाणु और कवकों के प्रति क्या पाई जाती है, प्रतिरोधकता पाई जानी चाहिए। यदि उसमें प्रतिरोधकता नहीं होगी तो कास्ट जल्दी से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जैसे दीमक। ठीक है, उसके बाद आती है आर्द्रता ग्राही प्रकृति। जो लकड़ी होती है उसमें नमी सोखने की क्षमता पाई जाती है। आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए थे अंतः शोषण इनहिबिशन, जहां हमने एक लकड़ी को पढ़ा था कि लकड़ी जो है उसको भीगे हुए जल से भरे हुए बीकर में रखते हैं तो वो जल्दी से उसकी सतह क्या करती है, जल को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो लकड़ी में कौन सा गुण पाया जाता है, आर्द्रता ग्राही प्रकृति। तो ये है कास्ट के अयांत्रिक गुण। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं टिम्बर कास्ट में। तो सबसे पहली कास्ट आती है आपकी सागवान। ये जितनी भी कास्ट में कराऊंगी सब इंपॉर्टेंट है, इसे बड़ा और छोटा क्वेश्चन जरूर है। सागवान जो है उसका एक नॉर्मल या उसका अपन बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में इसको टेक्टोना बोलते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, और कौन सी फैमिली में आता है, ये बर्नियेसी। और मोस्टली सागवान कहाँ मिलता है, एमपी या मध्य प्रदेश में। इसके वानस्पतिक लक्षण देखिए, इसका प्लांट जो है 35 से 40 मीटर लंबा होता है, लगभग 200 वर्ष का जीवन काल होता है। पत्तियां सरल होती हैं, मतलब बिना कटी फटी, और इसके तने से कौन सी कास्ट प्राप्त की जाती है, आपकी टिम्बर कास्ट। ठीक है, टिम्बर कास्ट में भी जो अंतः कास्ट या हार्डवुड होती है, अभी अपन पढ़ के आए थे, वो कैसी होती है, कठोर, मजबूत और प्रतिरोधक का क्षमता पाई जाती है। साथ ही साथ इसकी कास्ट की संपीड़न क्षमता भी अधिक होती है, मतलब ये बाह्य बलों को सहन करने की इसमें अधिक क्षमता पाई जाती है। अब देखिए इसका कल्टीवेशन। तो इसका कल्टीवेशन या कृषि करने के लिए हमें 120 से 300 सेंटीमीटर वर्षा और लगभग 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। अब आते हैं इसके उपयोग पर। इसका जो उपयोग है भवन फर्नीचर बनाने में, खिलौने बनाने में, रेल के डिब्बे बनाने में, और साथ ही साथ इसके जो फल होते हैं उनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिनका उपयोग मेडिसिन में भी किया जाता है। साथ ही साथ इनकी जो पत्तियां होती हैं उनसे अभिरंजक पदार्थ या डाइस बनाने में भी इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, सागवान के बाद दूसरा आता है आपका साल। साल का बॉटनिकल नाम है शोरिया रोबस्टा। ये सब इंपॉर्टेंट नाम है, हमेशा आते हैं, और इसकी फैमिली है डिप्टेरोकार्पेसी। ठीक है, शोरिया रोबस्टा की छाल से एक रेजिन प्राप्त होता है जिसको राल या डामर कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी पत्तियां सरल होती हैं, अंडाकार होती हैं, और पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी होता है।
इसके कल्टीवेशन के लिए लगभग 450 से 650 सेंटीमीटर बारिश और 45 टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट बोल बोल के बताती हूँ बार बार, ठीक है। जैसा कि मैं आपको क्लास में भी बताती थी कि एक एक चीज को दो दो तीन तीन बार दोहराती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जिस टाइम ये क्लास में उसी टाइम आपको ये चीजें याद हो जाए। तो याद आपको तभी होंगी ये चीजें जब आप अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ ध्यान देंगे। यदि आपका ध्यान कहीं और होगा और आप देख रहे होंगे केवल स्क्रीन को, तो उससे कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। वैसे ये चीजें आप सोचते हो खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो, लेकिन एक टीचर के पढ़ाने में खुद के पढ़ाने में कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो हमारी क्लासेस लग रही है। तो क्लासेस लगाने का मेन मुद्दा हमारा यही रहता है कि हम जो पढ़ाएं आपको वो इतने शॉर्टकट में पढ़ाएं या इतने सरल तरीके से पढ़ाएं, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो आपको अच्छी तरीके से, छोटी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे देखिए, ये उच्च गुणवत्ता युक्त कास्ट होती है, जो कैसी होती है, विस्तृत होती है, और सैरंध्र कास्ट होती है, ये अपनी पढ़ के आ चुके हैं। साथ ही साथ इसके यूजेस देखते हैं तो ये जो डामर मिलता है इसका उपयोग पेंट में, पॉलिश में, या फिर जो नावें होती हैं, बोट, उनके संधि शोधन बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ साल का उपयोग निम्न कोटि का फर्नीचर, मतलब हायर क्लास फर्नीचर नहीं होता, लोअर क्वालिटी का फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ये रेशम के जो कीट हैं उनके लिए पोषक पदार्थ के रूप में भी ये प्लांट काम में आता है। तो ये था आपका सागवान और दूसरा आपका साग। अब देखिए तीसरी कास्ट आती है आपकी शीशम, वेरी इंपॉर्टेंट। शीशम का बॉटनिकल नेम होता है डेलबर्जिया सिसो और फैमिली होती है इसकी लेग्यूमिनेसी, ठीक है। देखो दो तरीके का शीशम, डेलबर्जिया लैटिफोलियो जिसको बोलते हैं काला शीशम, और एक आता है डेलबर्जिया नाइग्रा जिसको बोलते हैं ब्राजीलियन शीशम। इसके बॉटनिकल कैरेक्टर, इसका प्लांट लगभग 15 से 20 मीटर लंबा और 2 से 5 मीटर व्यास का होता है। पत्तियां कैसी होती है? संयुक्त। देखिए दो तरीके की पत्तियां होती है, एक होती है सरल पत्ती बिना कटी फटी, और एक होती है संयुक्त पत्ती जिसके किनारे में कटाव पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त पत्तियां। साथ ही फल जो होता है वो 1 से 3 बीज युक्त फली पाया जाता है। फली मतलब पॉड, जैसे मटर में होती है ना फली या पॉड, उसी को क्या बोलते हैं? पॉड। तो वो भी किसमें मिलती है? शीशम में। इसका कल्टीवेशन करने के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। 450 से 650 सेंटीमीटर बारिश और 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। सबने पढ़ा है कि शीशम जो है वो हायर क्वालिटी की या उच्च किस्म की क्या होती है? कास्ट होती है। शीशम की जो फर्नीचर है वो सबसे ज्यादा महंगे आते हैं। ये कास्ट कैसी होती है? विस्तृत होती है, छिद्रित होती है, ठीक है, मतलब रंध्र पाए जाते हैं और ये विस्तृत प्रकार की होती है। यूजेस देखिए, हायर क्वालिटी का फर्नीचर बनाने में, वाद्य यंत्रों में, खिलौनों में, औजार बनाने में, साथ ही साथ शीशम की लकड़ी से प्राप्त जो तेल है उसका उपयोग विभिन्न चर्म रोगों में या त्वचा संबंधी रोगों में भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका बांस। बांस का बॉटनिकल नेम है बैम्बूसा स्पीसीज, ठीक है। फैमिली पोएसी बैम्बूसा अरुंडिनेलिया या बैम्बूसा स्यूडोस्टेकियम, ठीक है। वानस्पतिक लक्षण देखिए, इसका पादप सदाबहार बहुवर्षीय होता है। अब देखो पोएसी फैमिली है तो एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री होगा। ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा? एक बीजपत्री हम पढ़ चुके हैं। गेहूं, चावल, ये सब क्या होते हैं? पोएसी फैमिली में। और मोस्टली सारे के सारे कैसे प्लांट आते हैं? एक बीजपत्री, ठीक है। इसकी पर्व संधि फूली हुई होती है, पर्व खोखले होते हैं। ये शब्द हम पढ़ चुके हैं कि चावल और गेहूं के तने या पर्व कैसे होते हैं? खोखले होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कल्म बोलते हैं। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। साथ ही साथ इनका प्रवर्धन जो है, मतलब नए प्लांट का निर्माण कटिंग के द्वारा होता है। कटिंग मतलब इनके प्लांट का छोटी सी स्टेम की कट ले ली या रूट की कट ले ली, ठीक है। उपयोग देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में इसका उपयोग अचार या सब्जी बनाने में करते हैं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में इसमें जोड़ों के दर्द की दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बांस का उपयोग पेपर बनाने में सबको पता है, साथ ही क्राफ्ट वस्तुएं या सजावटी वस्तुएं बनाने में किया जाता है।
अब देखिए बांस के बाद आता है आपका रोहिड़ा, ठीक है, जिसको मारवाड़ी टीक भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है टिकोमेला अंडुलेटा, थोड़ा अजीब सा नाम है। कौन सी फैमिली का सदस्य है? बिग्नोनिएसी, और ये कहाँ मिलता है? थार, राजस्थान के थार प्रदेश में बहुत अधिक से पाया जाता है। बॉटनिकल कैरेक्टर देखिए, इसका प्लांट 5 से 7 मीटर लंबा, 1 से 2 मीटर व्यास का, और इस प्लांट की शाखाएं नीचे लटकती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही पत्तियां सरल होती हैं। फल कौन सा होता है? कैप्सूल होता है। और यह इसके कल्टीवेशन के लिए 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही उष्ण गर्म जलवायु और 40 से 42 डिग्री, देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये कास्ट कैसी होती है? कठोर होती है, मजबूत होती है, लेकिन इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। अब देखो उपयोग, इसका उपयोग सस्ता फर्नीचर बनाने में, ठीक है, बैलगाड़ी व ऊंट गाड़ी के पहिए बनाने में, खिलौने और औजार बनाने में, और साथ ही जैविक गुलाल या आपका ऑर्गेनिक गुलाल या डाइस बनाने में किया जाता है। तो ये थे आपके ईंधन कास्ट, सॉरी आपके टिम्बर कास्ट, सागवान, शीशम, साल, बांस, रोहिड़ा, ठीक है, सब ये बहुत पेपर की दृष्टि से सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बॉटनिकल नेम और इनकी फैमिली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, तो अच्छे से इनको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए कास्ट के बाद जो नया चैप्टर आता है आपका रबर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये एक इंडिविजुअल अलग से ही बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करके जाता है। सबसे पहले रबर का वानस्पतिक नाम हीविया ब्रेसिलियंसिस रट लेना, हमेशा आता है पेपर में, उठा के देख लेना एग्जाम पेपर को। फैमिली हो गई इसकी यूफोरबिएसी। अब देखिए वानस्पतिक लक्षण, रबर का प्लांट कैसा होता है? बहुवर्षीय, लगभग 18 से 20 मीटर लंबा, मजबूत और शाखित होता है। साथ ही साथ इसकी पत्तियां हरे रंग की और चिकनी होती है। त्रिकोष्ठीय कैप्सूल फ्रूट पाया जाता है और तने पर लेटेक्स वाहिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे क्या निष्कासित किया जाता है? आपका रबर, ठीक है। अब देखो इसका कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन करने के लिए हमें उष्ण कटिबंधीय गर्म व नम जलवायु चाहिए। 170 से 250 सेंटीमीटर बारिश, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और दोमट मृदा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे रबर के वानस्पतिक लक्षण और उसका कल्टीवेशन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, रबर निष्कासन की विधि, कि मतलब एक रबर के पादप से हम रबर को किस तरीके से निष्कासित करते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस आती है टैपिंग। टैपिंग क्या होती है? देखिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया रबर के प्लांट का, ये शायद रबर का प्लांट जैसा नहीं दिख रहा होगा, पर जो भी दिख रहा है ठीक है। ये रबर का मैंने एक फैक्ट बनाया है, तना है इसमें। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, जब रबर के प्लांट लगभग कितने वर्ष के हो जाते हैं? 6 वर्ष के हो जाते हैं, तो जमीन से लगभग 1.2 मीटर की ऊंचाई पर, देखो ये रहा 1.2 मीटर की ऊंचाई पर इस तने पर 30 डिग्री के कोण पर एक तिरछा चीरा लगाया जाता है, ठीक है। और तिरछा चीरा हमेशा कहाँ लगाया जाता है? जहां पर कौन पाई जाती है? इसकी लेटेक्स वेसल्स या लेटेक्स वाहिकाएं। और चीरा लगाने के बाद इस चीरे के आधारीय भाग पर एक मिट्टी का पात्र लटका दिया जाता है रस्सी की सहायता से। साथ ही साथ इस मिट्टी के पात्र में प्रतिस्पंदन पदार्थ, मतलब जो इस रबर को जमने से रोके, वो पदार्थ भर दिए जाते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड या आपका अमोनिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जमीन से लगभग 1.2 मीटर की ऊंचाई पर तने पर लेटेक्स वाहिकाओं में 30 डिग्री का कोण पर एक तिरछा चीरा लगाते हैं और उसके आधारीय भाग पर एक मिट्टी का पात्र लटका दिया जाता है, जिसके अंदर प्रतिस्पंदन पदार्थ भरा हुआ रहता है, H2O2 या अमोनिया, जो कि इस पात्र में निष्कासित होने वाली रबर को जमने से रोकता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्रिया प्रातः काल में की जाती है, क्योंकि प्रातः काल में इन
होता है तो बहुत अधिक मात्रा में रबर का क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ से रबर प्राप्त करने जाती है तो इन चीरों को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इन चीरों पर नई छाल आती है और उसको दोबारा से क्या उसी रूप में परिवर्तित कर देती है, ढक देती है इन चीरों को। दूसरा प्रोसेस आता है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग देखो, जो हमने यहाँ से रबर कलेक्ट की उसमें कुछ ना कुछ पानी होगा, लगभग 30 से 35% पानी होगा, कुछ मृदा के अवांछनीय कण भी मिले होंगे, लेकिन हमको तो उसे साफ करना है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में सबसे पहला आता है छानना। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो रबर प्राप्त होती है उसको एल्यूमिनियम की छन्नियों से छान लिया जाता है। दूसरा आता है मानकीकरण। अब ये प्राप्त होने वाली रबर को आर्द्रता मापी के द्वारा इसमें पानी की जो मात्रा होती है उसको मानकीकृत कर देते हैं। ठीक है, मानकीकृत मतलब स्टेबल फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा आता है स्कंदन। अब देखो, जो प्राप्त आर्द्रता मापी से प्राप्त जो रबर है, अब उसको फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल के द्वारा स्कंदित कर दिया जाता है, मतलब जमा दिया जाता है। उसके बाद आता है वॉशिंग। देखो, शुरुआत में प्रतिस्कंदन इसलिए डाला जाता है कि यदि शुरुआत में प्रतिस्कंदन पदार्थ नहीं डालेंगे तो जो रबर यहाँ कलेक्ट होगी वो वही मिट्टी के पात्र में जाकर जम जाएगी, फिर हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, बाद में तो इसको शीट में परिवर्तित करने के लिए स्कंदित करते हैं। ये दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो। अब स्कंदन करने के बाद वॉशिंग और रोलिंग। अब जो ये स्कंदित रबर होती है उसको पानी से धोया जाता है, स्वच्छ पानी से, और धोने के बाद रोलर मशीन के द्वारा उसे शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है। और लास्ट इसका आता है शीट का शुष्कीकरण। अब ये जो हमें रबर की शीट मिलती है उसको धूम्र कक्षों में लगभग 50 डिग्री से या कम तापमान पर 3 से 4 दिनों तक रखकर इन शीटों को सुखा लिया जाता है या इनको शुष्क अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस था टैपिंग और दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, प्रोसेसिंग। ठीक है, ये प्रोसेसिंग के भी सब टाइप्स है। अब देखिए, टैपिंग और प्रोसेसिंग के बाद तीसरा आता है वल्कनीकरण। ये लास्ट प्रोसेस है इसका, जिसके बारे में चार्ल्स गुडियर वैज्ञानिक ने बताया था। इन्होंने क्या बताया कि यदि रबर को गर्म कर दिया जाए और उसको सल्फर की विभिन्न मात्राओं के साथ मिलाया जाए, साथ ही साथ कुछ रसायन जैसे कार्बन परऑक्साइड या नाइट्रो परऑक्साइड की सहायता से उस रबर का क्या किया जाता है, वल्कनीकरण या वल्कनीकृत किया जाता है। क्यों किया जाता है, वल्कनीकरण करने का कारण ये है ताकि रबर में क्या उत्पन्न हो जाए, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ तनन सामर्थ्य या स्ट्रेंथ। ठीक है, तो रबर में स्ट्रेंथ और लचीलापन लाने के लिए चार्ल्स गुडियर ने रबर के वल्कनीकरण के बारे में बताया, जहां किस का उपयोग करते हैं, सल्फर की विभिन्न मात्राओं का, साथ ही साथ कार्बन पदार्थ है। तो ये रबर निष्कासन की विधि थी, टैपिंग, आपका प्रोसेसिंग, और तीसरा क्या हो गया, वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण। अब आते हैं रबर के उपयोग। देखो, रबर का उपयोग कहाँ करते हैं, प्लास्टिक्स बनाने में, औषधि के रूप में, वस्त्र या जूते बनाने में, टायर उद्योग में टायर या ट्यूब बनाने में, चिकित्सकीय दस्ताने, देखो जो दस्ताने पहनते हैं अपन, जो ग्लव्स पहनते हैं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, उनको बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। साथ ही मूत्र नलिकाएं, जो आर्टिफिशियली यूरिनरी ट्यूब्स होती हैं, उनको बनाने में भी रबर काम में आती है, और इरेजर के रूप में, मतलब लिखा हुआ मिटाने के रूप में, और साथ ही साथ खिलौने बनाने में भी रबर का उपयोग किया जाता है। तो रबर, जिसका बॉटनिकल नेम क्या था, हीलिया ब्रेसिलियंसिस। ठीक है, साथ ही साथ रबर जो है, इनके ये यूजेस हैं, और रबर के निष्कासन की विधि के 3 प्रोसेस हमने पढ़े, कौन कौन से, टैपिंग, प्रोसेसिंग और आपका वल्कनीकरण। ठीक है, किसने किया था, चार्ल्स गुडियर। तो ये पूरा चैप्टर है रबर, जो पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, रबर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है वो आता है मानव जाति वनस्पति विज्ञान, यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है ये। इसको क्या बोलते हैं, इथनोबॉटनी। ठीक है, देखो इथनोबॉटनी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इथोलॉजी और एक आपका होता है बॉटनी।
पादप। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें आदिवासियों के द्वारा पादप का उनकी संस्कृति के साथ अध्ययन किया जाता है उसे इथनोबॉटनी या मानव जाति वनस्पति विज्ञान कहते हैं। देखो, मानव जाति वनस्पति विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसके द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा पादपों का उनकी संस्कृति का मतलब है कि देखिए हमें पता है कि हमारी धार्मिक संस्कृति में पादपों का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। पादपों का विभिन्न त्योहारों पर, रीति रिवाजों पर अलग अलग पादपों की पूजा की जाती है। तो उसी के अनुसार संस्कृति के आधार पर या संस्कृति के साथ उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इथनोबॉटनी। फादर ऑफ इथनोबॉटनी कौन है आपके, रिचर्ड इवांस शुल्ज, याद कर लेना इसको। और सबसे पहले इथनोबॉटनी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, जॉन डब्ल्यू हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये था इथनोबॉटनी की परिभाषा और ये फादर ऑफ इथनोबॉटनी, और सबसे पहले ये शब्द किसने दिया, जॉन डब्ल्यू हर्षवर्धन ने। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आदिवासियों के द्वारा पादपों का उपयोग, कि आदिवासी लोग पादपों का किस किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो देखिए, विश्व के विभिन्न आदिवासियों के द्वारा धर्म और रीति रिवाजों के आधार पर पादपों का उपयोग किया जाता था। जैसे उदयपुर के पास एक जगह है ओगड़ा, ठीक है, इस ओगड़ा स्थान पर एक आदिवासी जाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सहरिया। ये सहरिया जाति के लोग एक विशिष्ट प्रकार के पादपों के बीजों से क्या निर्मित करते हैं, साबुन निर्मित करते हैं, जिसका उपयोग वो कपड़ों को अच्छी तरीके से धोने में किया जाता है। इसी के साथ साथ वो 5 अनाज मतलब 5 प्रकार की धान्य फसलों को या 5 अनाजों को मिश्रित करके खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं ताकि उन्हें पूर्ण संतुलित आहार मिल सके। साथ ही साथ आदिवासी लोग जो है वो विशिष्ट अवसरों पर या हमारे भारतीय समाज में विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट पादपों की पूजा की जाती है, जैसे केला, नारियल, पीपल, तुलसी, ये हम सब जानते हैं। साथ ही साथ एक भारतीय आपके वैज्ञानिक थे पाराशर, सबने इनका नाम सुना होगा। पाराशर वैज्ञानिक थे जिन्होंने वृक्ष आयुर्वेद लिखा, और वृक्ष आयुर्वेद के अंतर्गत उन्होंने वृक्ष की आयुर्वेदिक जो गुण है उनके बारे में जानकारियां दी। ठीक है, साथ ही साथ एक वैज्ञानिक है पैडानियस डायस्कोराइड्स। ठीक है, पैडानियस डायस्कोराइड्स जो वैज्ञानिक है उन्होंने मेटिलिया मेडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने लगभग 600 औषधीय पादपों के बारे में या उपयोग के बारे में बताया। ठीक है, तो देखो ये जो इथेनोबॉटनी चैप्टर है ये आपके कुछ साल पहले ही ऐड हुआ है बुक में। तो इथेनोबॉटनी चैप्टर जो है वो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि आप बड़े क्वेश्चनों में इसको ना करके किसी दूसरे चैप्टरों को और वो करें, प्रीफर करें तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे आपके यूनिट 4 में बहुत सारे चैप्टर है, औषधीय पादप हो गए, मसाले हो गए आपके, ठीक है, आपकी ये टिम्बर कास्ट हो गई, रबर हो गया आपका, ठीक है, और भी काफी सारे चैप्टर है इसमें। तो आप इसको, मैं ये नहीं कह रही कि इसको छोड़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना, पढ़ के जाना है, लेकिन वेटेज कम देना है और चैप्टरों की तुलना में बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। बड़े क्वेश्चन आप कोशिश करना कि वहां से अटेम्प्ट करो, यहाँ से नहीं करो, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में इतना कुछ डिटेल में नहीं दे रखा जो अटेम्प्ट करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, अब आते हैं देखिए आदिवासियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम सबको पता है कि आदिवासी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में या पठारों में पाए जाते हैं। ठीक है, और आदिवासी लोग जो है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त फल, फूल, सब्जियां, औषधीय पादपों का उपयोग करते हैं। साथ ही बीमार पड़ने पर ये उपचार के लिए कौन से प्लांट, औषधीय पादपों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन भारतीय आदिवासी समूह पर कि कौन कौन से जगह पर किस किस टाइप की आदिवासी जनजाति देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आता है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आदिवासी जाति देखने को मिलती है वो है आपकी भील। ये सबसे बड़ा आदिवासी ग्रुप है जो लगभग 7.4 मिलियन इसके सदस्य राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में देखने को मिलते हैं।
राजस्थान में भील के अलावा कौन कौन सी, देखो इनके सबके नाम याद करने हैं हमको, भंवर, दामर, गरसिया, कथोड़िया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये छोटा राजस्थान में पाई जाने वाली किन्हीं 2 आदिवासी जनजातियों के नाम बताइए, तो आप उसमें भील, भंवर, गरसिया, कथोड़िया में से किसी को भी लिखकर आ सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान के पास एमपी या मध्य प्रदेश में भुजमारिया, भूमिया, केरल में आदियान, इलावा या मलयार, मणिपुर में अंगामी या एनल, गुजरात में गमित या चन्यू, यूपी उत्तर प्रदेश में उर्मी, तमिलनाडु में कुरुमान, बिहार में असुर या पांडा, पश्चिम बंगाल में चिकबरेक, हिमाचल प्रदेश में गुर्जर, कश्मीर में बाकरवाला और कर्नाटक में आपकी बादल। ठीक है, तो ये है आपके आदिवासी समूह। अब देखिए इथनोबॉटनी के उद्देश्य, मतलब इथनोबॉटनी का क्या क्या काम है। किसी भी क्षेत्र में आदिवासियों को तलाशना एवं उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है, औषधीय पादपों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी आदिवासी या अआदिवासी द्वारा किए गए उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन करना, मतलब आदिवासी लोग या फिर जो लोग आदिवासी नहीं है उन दोनों के द्वारा औषधीय पादपों का अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोग करने का क्या करना, दोनों में तुलना करना। ठीक है, पादपों की आयु, लिंग एवं आर्थिक स्रोत के आधार पर विभिन्न बीमारियों में आदिवासी एवं अआदिवासियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने का तुलनात्मक अध्ययन करना, कि पादपों को उनकी लिंग के आधार पर, उनकी उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर या आर्थिक स्रोत के आधार पर जब विभिन्न बीमारियों में आदिवासी और अआदिवासियों के द्वारा उपयोग किया जाए तो उन दोनों के बीच में क्या करना, तुलना करना। ठीक है, अब आते हैं इथनोबॉटनी के साहित्य, मतलब कौन कौन से लिटरेचर हम इसके ऊपर लिखे जा चुके हैं। तो पहला है जनरल ऑफ इथनोबॉटनी, दूसरा है मैनुअल ऑफ इथनोबॉटनी और तीसरा है जनरल ऑफ इथनोबॉटनी एंड इथनोमेडिसिन। ठीक है, तो इथनोबॉटनी में हमने क्या क्या पढ़ा कि इथनोबॉटनी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आदिवासियों के द्वारा पादपों का उनकी संस्कृति के साथ क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आदिवासी जो लोग हैं वो मोस्टली कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, प्राकृतिक जो वस्तु है उनको उपयोग में लेते हैं, औषधि उपचार के लिए औषधीय पादपों को उपयोग में लेते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से जगह पर कौन कौन सी आदिवासी जनजाति मिलती है, जैसे राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है, भील। उसके बाद हमने पढ़ा कि इथनोबॉटनी का मेन उद्देश्य क्या है कि आदिवासी और अआदिवासियों के द्वारा औषधीय पादपों में किस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और लास्ट आता है इथनोबॉटनी के साहित्य, जो 3 साहित्य हैं, जनरल ऑफ इथनोबॉटनी, मैनुअल ऑफ इथनोबॉटनी, जर्नल ऑफ इथनोबॉटनी एंड इथनोमेडिसिन। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 4 है यहाँ तक। थैंक यू सो मच।